हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। आज ये सीरीज आई है 3-4 दिन के बाद, और क्योंकि मैं किसी प्रोजेक्ट में बिजी था और जिस वजह से ये सीरीज नहीं ला पा रहा था, और अगले एक हफ्ते तक भी शायद बिजी रह सकता हूं, तो इस सीरीज में शायद मतलब एक हफ्ते के अंदर शायद इरेगुलरिटी थोड़ी रहेगी, बट उसके बाद फिर ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और ऐसी और किसी और सीरीज के साथ हम रेगुलर रहेंगे टच में। बट दोस्तों, आज इस सीरीज को लाने के पीछे जो मेन कारण है कि मुझे आना पड़ा प्रोजेक्ट साइड पे छोड़कर, वो है ये बीच में बैठा शख्स जिसका नाम है जॉर्ज सोरस। ये कोई आम शख्स नहीं है। ये पहली बात तो वर्ल्ड का 255 नंबर का सबसे अमीर आदमी है। दूसरी बात, इसके नाम से लोग तो क्या देश भी घबराते हैं, क्योंकि ये बियर है। बियर मतलब जो मार्केटों को गिराता है। इसने यूके की मार्केट गिराई, इसने हंगरी मार्केट गिराई, इसने जापानीज येन गिराया, इसने यूएसएसआर को तोड़ने में सबसे बड़ी मदद की, फाइनेंशियल मदद की इसने। ये ऐसा आदमी है और आज इसका टारगेट बना है हमारा देश। इसने हमारे देश के खिलाफ काफी कुछ गलत टिप्पणियां की हैं, बट अच्छी बात यह है कि हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने एक होकर इसको जवाब दिया है कि भैया हमें डेमोक्रेसी का पाठ ना पड़ा तो अच्छा है। इसने कहा है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री अब नहीं रहेगा अंडर द करंट लीडरशिप। ये जिस तरीके से इसने स्टेटमेंट दी है ना, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे शक होता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। चाहे आप अदानी के खिलाफ कह दो, चाहे हमारे देश के खिलाफ कह दो, ये जिस तरीके से पढ़ के बोल रहा है, देखो। But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. ये देखो इसकी प्रॉब्लम क्या है। कहता है इंडिया क्वाड का मेंबर है, बट इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। अब इनसे पूछा जाए, क्वाड का मेंबर तो यूएस से भी है, तो यूएस से वेनेजुएला से क्यों परचेज कर रहा है? वेनेजुएला से क्यों परचेज कर रहा है जिसके ऊपर बैन लगाया हुआ था यूएसए ने? तो अपने देश की याद नहीं आती इन्हें। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि सारी रिपोर्ट्स में आईएमएफ हो या किसी वर्ल्ड बैंक हो या किसी की भी रिपोर्ट, इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट, तो सब में एक ही बात कही जा रही है, इंडिया विल ग्रो एट अराउंड 7%। जबकि यूएस और यूरोपियन रिपोर्ट्स, ये यूरोपियन मार्केट जो है उनकी ग्रोथ रेट बहुत कम रहने वाली है। ये तो वही हिसाब हो गया कि आपका एक बहुत बड़ा शोरूम था, मैंने शोरूम के साथ में एक छोटी दुकान खोल ली, आपके शोरूम पे लोग कम हो गए, मेरी छोटी दुकान पे लोग जाना आने लगे, तो आप मेरी छोटी दुकान से जेलस करने लगे, जिसके कारण आप मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देकर कि इंडिया रशिया से माल क्यों खरीद रहा है, ऑयल क्यों खरीद रहा है। ओ भाई, तेरे प्यो का क्या जा रहा है? हम खरीद रहे हैं तो हमारे देश में, अपने देश के लोगों के लिए खरीद रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? बताओ, स्टेटमेंट सुनो फिर। द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसने पौंड गिरा दिए थे। एक मिनट के लगभग इसने स्टेटमेंट दी है हमारे देश के खिलाफ। अच्छा, स्टेटमेंट भी कहां दी है? जर्मनी में म्यूनिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां पर इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ था काफी। इसे प्रॉब्लम है इंडिया रशिया के टाइज पर। बताओ, कमाल हो गया। इंडिया परचेज ऑफ ऑयल इन द डिफेंस ऑफ द वेस्ट, मतलब वेस्ट से अलग होकर तुम ऑयल कैसे खरीद रहे हो? कमाल हो गया भाई साहब। हाँ जी, मेन प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी के राइज से, कि नरेंद्र मोदी का राइज कैसे हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, तो कुछ भी एलिगेशन लगाई जाओ। ले देकर पूरी कोशिश है देश को बदनाम करने की और कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स को देश में आने से रोकने की। अब ये साजिश जो समझ आ रही है, जो पूरे कॉन्स्पिरेसी समझ आ रही है, तो सवाल उठा सर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें यहां पर क्या करना चाहिए? आपको तो बस बैठकर एंटरटेनमेंट देखना चाहिए, ये जो ड्रामेबाजी फॉरेन इन्वेस्टर्स
कर रहे हैं या ये ऐसे लोग जो कर रहे हैं, चाहे हाइडनबर्ग हो। पहले मैं सोचता था हाइडनबर्ग की रिपोर्ट है, चलो जी ठीक है, कई एनालिस्ट कह रहे थे हाइडनबर्ग की रिपोर्ट है भाई, मानी हुई रिपोर्ट होती है, 95% मार्केट पूरा खत्म कर देती है जिसके खिलाफ ये रिपोर्ट आती है। ठीक है जी, आई, वो तो नहीं कर पाई 95% खत्म, ठीक है, हिलाया जरूर। अब इसका आ जाना और इसका जिस तरीके से स्टेटमेंट को देख देख के पढ़ रहा है इंडिया के खिलाफ, उससे तो देख के लग रहा है भाई साहब कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहां आने ही मत दो। या तो ये रीजन हो सकता है कि नए इन्वेस्टर्स को आने मत दो, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि इसने भी शॉर्ट किए हुए हैं, इसने भी अदानी के शेयर शॉर्ट किए हुए हैं। पहले हिडनबर्ग ने फायदा उठाया, अब ये फायदा उठाने की कोशिश करेगा कि मंडे को मंडे को अदानी के स्टॉक गिरेंगे, धड़ाम से गिरेंगे, और फिर जब दोबारा गिरेंगे फिर ये उठा लेंगे क्योंकि इन्होंने शॉर्ट किए होंगे। मुझे तो यही लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे आने वाले हफ्ते में क्या होता है। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स इस बड़ी उठापटक के बीच में क्या चाहिए, हमें चाहिए कि शांति से बैठे रहें, और जब तक बिल्कुल पानी शांत ना हो जाए तब तक कदम ना रखें एज अ रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि ये माहौल बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। बहुत नीचे भी जा सकता है, बहुत ऊपर भी जा सकता है, मगर थोड़े टाइम तक ये उठापटक चालू रहेगी। ऐसे ही रहेगा जब तक सब कुछ स्टेबल ना हो जाए, और स्टेबल होने में थोड़ा टाइम, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि अब ये धड़ाम से मंडे को फिर रिएक्शन मार्केट दिखाएगी, और खासकर अदानी स्टॉक्स पे पक्का दिखाएगी। ये तो रही इसकी बात जॉर्ज सोरस की। ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाहे इसने इंग्लैंड को गिराया हो, चाहे जापान को गिराया हो, पंगा इंडिया से लिया है, कुछ नहीं होगा। मैं ये अंदर का मेरा देशभक्त नहीं बोल रहा, मैं उस मजबूती को बोल रहा हूं, उस फंडामेंटल को बोल रहा हूं जिस फंडामेंटल से इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो जब इंडिया आगे बढ़ रहा है और एक साफ नीयत के साथ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऐसे लोग कोई प्रभाव डाल नहीं पाएंगे, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी तेल निकलवा लें अपना। अब हम आगे आते हैं अदानी ग्रुप पे। मैं ये कहूंगा कि अदानी साहब को फिर दोबारा एक बार वापस सामने आकर एक स्टेटमेंट जरूर जारी करनी चाहिए। ये मेरा व्यू है। क्यों? क्योंकि देखो, एक एलिगेशन और लगा है। हिडनबर्ग ने क्या किया है, एक ट्वीट किया, उसने फोर्ब्स की रिपोर्ट का एक हवाला दिया है। अब फोर्ब्स की एक रिपोर्ट छपी है जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि विनोद अदानी साहब के बड़े भाई जो कि सिंगापुर में रहते हैं, उन्होंने अपनी कंपनीज के लिए लोन लिया, अपनी कंपनीज के लिए रशिया के वीटीबी बैंक से। जो लोन लिया उठाकर उसमें से $260 मिलियन का लोन था, और $240 मिलियन लोन उठाकर ट्रांसफर कर दिया गया किसी अननोन पर्सन को। ठीक है, यहां तक भी समझ आता है, आप समझ रहे होगे वो अननोन पर्सन कौन है, आपको भी समझ आ रहा होगा। शक को बल तब मिलता है जब पता लगता है कि ये अननोन सोर्स, ये जो अननोन सोर्स को लोन दिया गया, ठीक है, मगर इस लोन के लिए जो गारंटी दी गई है, उन गारंटर में से 2 लोग अदानी एंटरप्राइजेस के प्रमोटर्स भी हैं। यहां थोड़ा शक आके जुड़ता है कि भैया इसका मतलब अदानी ने इनडायरेक्टली लोन लिए हुए हैं इस तरीके से अपने भाई की कंपनियों के थ्रू भी। इसका मतलब जो हमें लोन नजर आ रहे हैं, क्या उससे ज्यादा लोन है? इसका मतलब जो शेयर्स प्लेज दिखाए जा रहे हैं कि प्रमोटर के केवल 12 या 13% शेयर प्लेज हैं, क्या उससे भी ज्यादा शेयर प्लेज हैं? यह शक की सुई घूमती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यह न्यूज ऐसी है, किसी को आप एक्यूज तब तक नहीं कह सकते, कानून कहता है जब तक वो कसूरवार साबित ना हो जाए। तो इसलिए वो कसूरवार जब भी साबित हो, उनका ये फर्ज बनता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूंगा अदानी साहब की बनती है कि उन्हें आगे आना चाहिए और इसे क्लैरिफाई कर देना चाहिए, या फिर सेबी को मुझे लगता है यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि एक्चुअल में ये है क्या जो फोर्ब्स ने रिपोर्ट छापी है। क्योंकि हिडनबर्ग ने अपने ट्वीट में उसी रिपोर्ट का सहारा लेते हुए कहा है कि देखा, मैं ना कह रहा था, देखा, ये जितना दिखा रहे हैं उतना नहीं, और भी शेयर प्लेज हैं। ये जितना लोन दिखा रहे हैं उतना नहीं, उससे और ज्यादा भी लोन है।
हिडेनबर्ग की इस बात को अदरवाइज जोर मिलता है, तो मुझे लगता है कि अदानी साहब को यहां पर सामने आके क्लैरिफिकेशन दे देनी चाहिए ताकि क्लैरिटी मिल जाए। बट जहां तक जॉर्ज सोरस का सवाल है, उसका यह कहना कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और फॉरेन इन्वेस्टर्स को रोकने की कोशिश करना, अदानी ग्रुप, भाई तुम बुराई करनी है अदानी की करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम देश की बुराई कैसे कर सकते हो हमारे? तुम ये कैसे कर सकते हो कि तुम्हारे देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी? इंडिया, मुझे लगता है कि तुमसे भी बड़ी डेमोक्रेसी है। और मुझे क्या, संसार को लगता है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया को ही कहा जाता है। बेशक तुम्हारी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हो, बट इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। तो इसलिए उसकी डेमोक्रेसी पे तुम्हें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये भी कहने का अधिकार, ये और जो तुम कोशिश कर रहे हो शायद फॉरेन इन्वेस्टर्स को रोकने की, मुझे लगता नहीं है कि इस स्टेप से कुछ होने वाला हो। पास्ट में तुमने बेशक बड़े किले गिराए हो, मगर ये किला बहुत मजबूत है, तो इसको नहीं गिरा पाएंगे जॉर्ज सोरस जैसे लोग भी। अगेन, एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप केवल शांत देखिए, शांत बैठिए और बस इवेंट्स को मजा लीजिए कि क्या क्या हो रहा है इस वक्त, और अपने ज्ञान में वृद्धि करते जाइए, क्योंकि फ्यूचर में कभी कोई भी ऐसी घटना हो तो आपको फ्यूचर में ये रहे, स्ट्रेटेजी का पता रहे कि हाँ जी कैसे स्ट्रेटेजी की जाती है ऐसे इवेंट्स के केस में। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इसी उठापटक के बीच में, तो भी रुक जाइए, अभी कुछ मत कीजिए। अगर शेयर्स परचेज कर चुके हैं तो भी, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि अपना जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा अगर आप इन्वेस्टर हैं। ये उठापटक जल्दी शांत हो जाएगी, जल्दी शांत हो जाएगी। अपना नुकसान मत कीजिएगा, और हो सके तो अभी अदानी स्टॉक से दूर रहिए, ये मेरी सजेशन रहेगी। मैं कोई इन्वेस्टमेंट अगेन एडवाइजर नहीं हूं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस का चैनल नहीं है। अगेन, जो मैं यही चाहता हूं कि आप केवल ज्ञान की प्राप्ति करें इस वक्त इन इवेंट से, कि क्या होता है जब किसी कंपनी के ऊपर ऐसे दिन आते हैं। तो देखिए, उनके शेयर्स में मूवमेंट देखते रहिए और केवल एंजॉय कीजिए इस चीज को। धन्यवाद। हम मंडे को फिर मिलेंगे, देखेंगे मंडे को क्या हाल रहता है अदानी के स्टॉक का और इंडियन स्टॉक मार्केट का। इन दोनों, चाहे हिडेनबर्ग या फोर्ब्स की रिपोर्ट हो या फिर जॉर्ज सोरस की रिपोर्ट हो, उसका क्या प्रभाव हमारी स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है कि शायद एफआईआई एक झटके में 2-3 दिन तक विड्रॉ करेंगे, मेजर विड्रॉ करेंगे, मगर मुझे लगता है वो शॉर्ट सेलिंग होगी, मेजर शॉर्ट सेलिंग होगी, और वो उसे कवर करेंगे नीचे जाकर। जब रिटेल इन्वेस्टर घबराएगा, वो उसे फिर परचेज कर लेंगे, वो उसे फिर परचेज करेंगे और फिर मार्केट को बढ़ाएंगे। ये सब कुछ अगले एक हफ्ते में होगा, जो मेरा एनालिसिस कहता है। बट लेट अस सी, आप केवल एंजॉय कीजिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, केवल एंजॉय कीजिए इन मूवमेंट्स को। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।